हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि आपके 30 कक्षाओं में आपका संपूर्ण एसएसटी कोर्स कंप्लीट होगा। आपने पहले विस्तार से पढ़ लिया। इन वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण कोर्स का रिवीजन करने में, विश्लेषण करने में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, एक आपके रिवीजन हो जाएगा। साथ में जो हमने आपसे वादा किया है कि आपका एसएसटी का संपूर्ण कोर्स दोबारा यहाँ पर हम आपका रिवीजन करवाएंगे। एक बार आपको हमने पहले ही विस्तार से पढ़ा दिया और ऐप पर भी आपकी पूरी कक्षाएं आपकी करवा दी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारागार सिद्ध होंगे। या आपको पता होगा, लोक प्रशासन से इससे पहले वाली कक्षा ली थी। इस कक्षा में कोशिश करेंगे कि लोक प्रशासन को यहाँ पर संपूर्ण रूप से कंप्लीट करें। तो यहाँ पर बात करते हैं, आप सभी को यहाँ पर सिलेबस मालूम है। इसे सिलेबस आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना आवश्यक है कि सिलेबस क्या था। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपके बहुत से क्वेश्चन करवा दिए थे, तो इस वीडियो में बात करते हैं आगे की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि हेनरी पयोल के द्वारा संगठन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। हेनरी पयोल के द्वारा अब यहाँ पर संगठन के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। कितने सिद्धांत? 14। इनमें से आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, हेनरी पयोल, टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मयो, इनके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। टेलर और हेनरी पयोल में ये अंतर रहेगा कि टेलर था और टेलर ने श्रमिक वर्ग पर, निम्न स्तर पर प्रयोग किया था, और जो हेनरी पयोल था उसने उच्च अधिकारियों पर प्रयोग किया था। जहां पर अगर टेलर की बात करें, टेलर को वैज्ञानिक सिद्धांतों का पितामह कहते हैं, वहीं आपको यहाँ पर पदबंध का पिता हेनरी पयोल को कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। आगे अलग बात करते हैं, तो हेनरी पयोल का एक और संचार के बारे में, संचार का जो आपका एक टॉपिक है संचार वाला, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, आपके निर्णय और संचार में, उसमें एक सिद्धांत आएगा आपकी गैंग प्लग का जो सिद्धांत आएगा वो इसका ही रहेगा, जिसमें कहता है कि किस तरह से संचार का उपयोग करना चाहिए। इसमें आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी ने कार्य करना आरंभ किया। अब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री आ रहा है, तो मैंने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री नाम तो कब दिया गया था आपके, इसका 2 अक्टूबर 1972 को इसका नाम दिया गया था। ये मैंने आपको बता दिया था। तो इसने मसूरी में कार्य करना प्रारंभ कब किया? इसका संक्षिप्त रूप से इसको लबासना में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लबासना में बोलते हैं। और यहाँ पर जो आईएएस होते हैं, जो न्यू नियुक्त जो प्रेस जो आईएएस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो कब से यहाँ पर प्रारंभ किया, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो 1 सितंबर 1959 से इसने कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये पहले भी आया था, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की। आगे, भारत राजस्थान में लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगर बात करें तो मैंने कल भी बताया था कि राजस्थान में जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन पहले अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था, यानी कि अर्थशास्त्र में सम्मिलित था। अर्थशास्त्र से अलग लोक प्रशासन को पढ़ा जाने लगा था। और लोक प्रशासन के लिए एक पत्रिका जारी होती है, प्रशासनिका एक पत्रिका जारी होती है, किसके द्वारा? रीपा के द्वारा। अब रीपा क्या है? अब अगर आप जानते हो कि रीपा क्या है, तो रीपा आप जानते होंगे, राजस्थान में जो आरएस होते हैं, आरएस की जो ट्रेनिंग होती है वो रीपा में ही होती है। रीपा का पूरा नाम है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान प्रशासनिक सेवा केंद्र, जो आप जानते होंगे, तो रीपा में ही होती है। इसकी स्थापना जो आपको पता होगा, तो रीपा के द्वारा ही प्रशासनिका एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर आता जनक कौन माने जाते हैं? तो हरिश्चंद्र माथुर यहाँ के जनक माने जाते हैं। कौन? हरिश्चंद्र माथुर। ठीक है, हरिश्चंद्र माथुर को यहाँ का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक संस्थान के रीपा की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और जब इसकी स्थापना हुई थी, बहुत सी बार आपके आता है कि हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा प्रशासन संस्थान, जब रीपा की स्थापना हुई थी तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय राजस्थान की सीएम कौन थी? तो मोहनलाल सुगाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुगाड़िया उस समय कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो,
वो सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, कथन किसका है? वो सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, तो ये कथन है फ्रीमैन का। किसका है? फ्रीमैन का एक कथन है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा किसने बताया था? तो विलोबी ने बताया था। मैंने आपको जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तो सरकार की 3 शाखाएं हैं। तो सरकार का चौथा स्तंभ प्रशासन को किसने कहा था? तो विलोबी ने कहा था, ये मैंने आपको बताया था। इसी तरह से वो सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, कथन किसका है? तो फ्रीमैन का है। ये आपके पॉलिटिकल में भी क्वेश्चन आ सकता है, लोक प्रश्न में आ सकता है, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है। नव लोक प्रशासन के जनक। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर नव लोक प्रबंध की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर नव लोक प्रबंध अलग है और यहाँ पर नव लोक प्रशासन अलग है। तो नव लोक प्रशासन के जनक कौन माने जाते हैं? डवाइड वाल्डो, फ्रैंक मोरनी, ओस्ट्रोम और कैडन। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डवाइड वाल्डो को किसको यानी कि नव लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। डवाइड वाल्डो की जो पुस्तक मैंने आपको बताया था कि उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन का जन्म, और ये आपको पता होगा डवाइड वाल्डो आपको जानते होंगे। ये मीनोबर्ग, तो मीनोबर्ग जो सम्मेलन था कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। कब आयोजित हुआ था? 1968 में। उसके ये प्रथम अध्यक्ष भी थे डवाइड वाल्डो। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन है नव लोक प्रबंध में 3E में सम्मिलित। यहाँ नव लोक प्रबंध आ रहा है तो 3E में सम्मिलित है। तो 3E में आपकी बहुत सी बार आएगा कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 3E में है मितव्ययिता, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, दक्षता, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, तीनों ही इसमें शामिल है 3E में। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। 3E पर यहाँ पर जोर दिया गया था। नव लोक प्रबंध का जो जन्म है वो 1991 के बाद में माना जाता है। वर्तमान में समय में नव लोक प्रबंध का समय है। हम लोक प्रशासन के विज्ञान से बहुत दूर है कि हम लोक प्रशासन के विज्ञान से बहुत दूर है। ये एक तरह से क्या है? आलोचना है। मैंने आपसे कहा था कि लोक प्रशासन के समक्ष जो आलोचना की थी, जो समस्याएं पैदा की थी, उनमें नाम आता है आपके किसका? आर डहल का। डहल, रॉबर्ट डहल ने, यानी कि रॉबर्ट डहल है। रॉबर्ट डहल ने इसकी बहुत आलोचना की थी। तो इसने कहा था कि लोक प्रशासन विज्ञान से बहुत दूर है। तो कौन? ये आपको यहाँ पर एल डी वाइट कौन है? एल डी वाइट आपने सुना होगा कि इसने ही एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा दी थी कि लोक प्रशासन, जो प्रशासन का काम क्या है? सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन करना। तो सार्वजनिक नीतियां, इस शब्द को ध्यान रखना। सार्वजनिक नीति को आपको डहल का है। डहल में आपको यहाँ पर सार्वजनिक जो नीति है, सार्वजनिक इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वयन करना ही प्रशासन है। इसी तरह मैंने कहा था कि आपके जो वुडरो विल्सन है, कौन? आप जानते होंगे वुडरो विल्सन के बारे में। वुडरो विल्सन कौन थे? लोक प्रशासन के जो जनक है, बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर कानून को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। कानून का क्रमबद्ध व्यवस्थित लागू करना ही प्रशासन है। और सार्वजनिक नीतियां जहां पर भी आ जाएगी वहां पर आपको टिक करना है व्हाइट को। लुथल गुलिक वो ये पोस्ट कोड जिसने 7 तकनीक दी थी। ये हेनरी पोयल, सबके बारे में आप जानते होंगे हेनरी पोयल कौन है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर एक एक चीज ध्यान देनी होगी। अब यहाँ पर है निर्णय, नेतृत्व, संचार, अभिप्रेरणा। यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान देना होगा। निर्णय क्या है, नेतृत्व क्या है, संचार क्या है, अभिप्रेरणा क्या है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रबंध का हृदय क्या है? प्रबंध का हृदय क्या है? प्रबंध का हृदय किसका? यानी कि हर्बर्ट साइमन ने प्रबंध का हृदय किसे बताया? निर्णय को, संप्रेषण को, वित्त को, प्रबंध को। तो किसको बताया? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। हर्बर्ट साइमन ने प्रबंध का हृदय निर्णय को बताया। हर्बर्ट साइमन ने कहा था किसके बारे में? लोक प्रशासन के बारे में, कि ये अभी इस छोटे झुग्गी झोपड़ियों में बटा हुआ है, इसके रहने लायक मकान नहीं है। बाद में इसने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। और आपको पता होगा हर्बर्ट साइमन ने अर्थशास्त्र विषय में बहुत ही अच्छा कार्य किया था। बाद में अर्थशास्त्र के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला है हर्बर्ट साइमन के द्वारा प्रतिपादित निर्णय प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? ये 3 चरण आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। कौन कौन से? अन्वेषण, स्वरूप निर्धारण, चयन क्रिया और प्रतिपुष्टि में तीन ही चरण है। किसका? निर्णय प्रक्रिया की जो हर्बर्ट साइमन तक निर्णय प्रक्रिया का पालन करने के लिए 3 चरणों की बात
बात की थी। अन्वेषण, स्वरूप निर्धारण और चयन प्रक्रिया प्रतिपुष्ट में ये वाला शामिल नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आईडीसी का क्या था? आई का मतलब है अन्वेषण, पहले आपको अन्वेषण करना होगा। डी का मतलब है डिजाइन के स्वरूप, आपको यहाँ पर डिजाइन भी आ जाएगा कि आपको उसकी डिजाइन करना। और सी का मतलब चयन क्रिया, यानी कि आपको चयन करना होगा। तो आईडीसी आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखना होगा। बहुत सी बार आप गणित में जो हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आईडीसी वहाँ पर देख लेना। अन्वेषण, स्वरूप निर्धारण और चयन क्रिया, ये आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो निर्णय प्रक्रिया के बारे में कहता है, क्या कहता है? अल्बर्ट साइमन कहता है कि जो तार्किकता है, तार्किकता 3 तरह की होती है। नंबर 1 क्या होती है? एक तो होती है पूर्ण तार्किकता। क्या होती है? तार्किकता। एक तो पूर्ण तार्किकता होती है, यानी कि व्यक्ति इस तार्किकता में व्यक्ति को सब कुछ पता होता है, यानी कि वो सब कुछ जानता है, वो उसको पता है कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। तो अल्बर्ट साइमन कहता है कि पूर्ण तार्किकता किसी में भी संभव नहीं है, केवल भगवान में ही संभव है। तो ये मनुष्य में संभव नहीं है। किसमें? मनुष्य में संभव नहीं है। दूसरी होती है अतार्किकता, यानी कि मनुष्य को कुछ भी ज्ञात नहीं, बिल्कुल जानवर की तरह है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और लास्ट है सीमित तार्किकता। क्या कहता है? सीमित तार्किकता। तो अगर फिर क्या कहता है? ये 3 प्रकार की तार्किकता कहता है कौन? अल्बर्ट साइमन। तो कहता है कि जो मनुष्य है वो किसके अनुसार काम करता है? तो सीमित तार्किकता के अनुसार काम करता है, क्योंकि उसकी पूर्ण तार्किकता उसमें हो नहीं सकती, वो भगवान हो नहीं सकता, उसको सब पता हो नहीं सकता। तो इंसान में जो होती है वो सीमित तार्किकता होती है, और सीमित तार्किकता के कारण ही वो निर्णय करता है। कि किसके कारण? निर्णय किस तरह से करता है? वो निर्णय वो सीमित तार्किकता के अनुसार करता है। और मूल्य और तथ्यों का योग है। निर्णय क्या है? मूल्य और तथ्यों का योग है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। निर्णय के बारे में यहाँ बहुत मैं इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता रहा हूँ। नंबर 1, निर्णय क्या है? 3 चरणों का है। अन्वेषण है, डिजाइन है और चयन है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तार्किकता 3 तरह की है: पूर्ण तार्किकता, अतार्किकता, सीमित तार्किकता। केवल सीमित तार्किकता से ही निर्णय किए जा सकते हैं, क्योंकि इंसान में पूर्ण तार्किकता हो नहीं सकती। और अतार्किकता का मतलब पशु, जिसको कुछ भी पता नहीं, पर मनुष्य में पता होता है। और साथ में जो निर्णय क्या है? निर्णय मूल्यों और तथ्यों का उचित योग है, बीच का मध्यम मार्ग है। तो निर्णय के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। निर्णय का मतलब है अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना। क्या है? अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्या है? निर्णय है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। निर्णय में निहित होती है, वैधानिकता भी होती है, तार्किकता भी होती है। तो उपयुक्त तो सभी इसमें शामिल होती है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अल्बर्ट साइमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय में अल्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1978 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र विषय में, जो बहुत बड़ी बात है। निम्न में से अल्बर्ट साइमन की पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पर पुस्तकें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। तो प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय निर्माण का अध्ययन प्रशासन संगठन में, ये बिल्कुल सही है, ये पुस्तक है इसकी। क्रिएटिव एक्सपीरियंसिंग, ये इसकी पुस्तक नहीं है। ये मॉडल ऑफ माई लाइफ, ये भी इसकी पुस्तक है। ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी इसकी पुस्तक है। तो ये तीनों पुस्तक आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। ठीक है। इष्टतम प्रतिमान में निर्णय प्रक्रिया में निम्न में से किसे संबंध किया गया है? तो इसमें से किसे संबंध किया गया है? तो इसमें नीति निर्माण में संबंध किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अल्बर्ट साइमन की पुस्तक प्रशासनिक व्यवहार प्रकाशित हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ये प्रशासनिक व्यवहार वाली जो पुस्तक है, ये प्रशासनिक व्यवहार निर्माण का अध्ययन प्रशासन संगठन में। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी आपके 1947 में। कब प्रकाशित हुई? 1947 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। आगे बात है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत का मत है कि मनुष्य में महत्वाकांक्षा का अभाव होता है? वे परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। अब यहाँ पर सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अभिप्रेरणा के अलग अलग सिद्धांत आएंगे, बहुत से सिद्धांत हैं, जैसे यहाँ पर अब बात करते हैं। तो यहाँ पर एक सिद्धांत जेड सिद्धांत, वाई सिद्धांत, दी कारक सिद्धांत, ये अलग अलग सिद्धांत है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो किस सिद्धांत का मनुष्य मत है कि मनुष्य में महत्वाकांक्षा का अभाव होता है, यानी महत्वाकांक्षा का अभाव होता है और वो परिवर्तन के जो प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल आलसी होते हैं, वो नए विचार ग्रहण नहीं करना चाहते, वो हमेशा जो काम करना पसंद नहीं करते। तो अगर यहाँ पर बताऊं तो आपको यहाँ पर मैकग्रेगर है। मैकग्रेगर ने 2 सिद्धांत दिए थे। इसमें से नंबर 1 था एक्स सिद्धांत, दूसरा था वाई सिद्धांत। एक सिद्धांत क्या मानता है? मैकग्रेगर कहता है कि इसमें जो मनुष्य है वो काम नहीं करना चाहता, वो हमेशा काम से बचने की कोशिश करता है, उसमें महत्वाकांक्षा का अभाव होता है। और जो वाई सिद्धांत है, वाई सिद्धांत में मैकग्रेगर कहता है, वाई सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति काम करने के इच्छुक होता है, वो बहुत
बहुत ही सकारात्मक होता है, वो काम के लिए वो बार बार में उत्सुक होता है। तो दोनों अलग अलग सिद्धांत है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। तो किसका है, तो ये वाला जो ये है ये एक सिद्धांत है। कौन सा, ये एक सिद्धांत है। और जेड सिद्धांत किसका है, तो एक्स और वाई सिद्धांत किसका है, तो ये दोनों सिद्धांत किसके थे, मैकग्रेगर का। किसके, ये मैकग्रेगर का सिद्धांत है। कौन सा, ये वाला आप समझ गए। और जेड सिद्धांत किसका है, तो जेड सिद्धांत विलियम आउची का है। किसका है, विलियम आउची। विलियम आउची कौन है, तो विलियम आउची कहाँ का है, ये जापान का रहने वाला व्यक्ति था जिसने यहाँ पर जेड सिद्धांत दिया था। दी कारक सिद्धांत किसका है, तो दी कारक सिद्धांत हर्ज़बर्ग का है। किसका है, हर्ज़बर्ग का ये सिद्धांत है। कौन सा, दी कारक सिद्धांत है, भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इस सिद्धांत सम्मिलित वाले आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत बल देता है। प्रत्याशा सिद्धांत किस पर बल देता है, तो प्रत्याशा सिद्धांत देता है इच्छाओं पर। किस पर, इच्छाओं पर बल देता है प्रत्याशा सिद्धांत की उसके पास इच्छा होनी आवश्यक है। अगली बार, अभिप्रेरणा का व्यवस्था सिद्धांत को किसने विकसित किया, तो इसको मैकग्रेगर ने विकसित किया, या फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने विकसित किया, या जॉर्ज टेन ने विकसित किया, या फिर सेकल एडिसन ने विकसित किया। तो व्यवस्था सिद्धांत या फिर इसको देकारक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये हर्ज़बर्ग ने सिद्धांत किया, तो इसको व्यवस्था सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको स्वास्थ्य सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको स्वास्थ्य सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर दीगट के सिद्धांत भी बोलते हैं। दीगट के सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत किसने दिया, ERG सिद्धांत किसने दिया था, ERG सिद्धांत अभिप्रेरणा का किसने दिया। अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं तो अभिप्रेरणा एल्डफर ने इस सिद्धांत को दिया था। ERG सिद्धांत को एल्डफर ने दिया था। और मैक्लेलैंड ने क्या सिद्धांत दिया था, इसने प्रत्याशा सिद्धांत दिया। हर्ज़बर्ग ने देगार्ट सिद्धांत दिया था। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा सिद्धांत के बारे में आपको। जैसे अब यहाँ बात करते हैं अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया, रेंसिस लिकट ने। बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। उपलब्धि का अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकलेलैंड सही है, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा का सामान्य सिद्धांत एडम्स ने दिया था। एक्स वाई सिद्धांत मैकग्रेगर ने दिया था। तो ये कौन सा अशुभ नहीं है, तो अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत ये किसने दिया था, ये हर्ज़बर्ग ने दिया था। किसने दिया था, हर्ज़बर्ग ने दिया था। इसने स्वास्थ्य घटक और आणविक घटक दो भागों में दो घटकों के बारे में इसने बात की थी। अगला है किसने अभिप्रेरणाओं को प्रबंध का अर्थ कहा। अब यहाँ पर देखो किसने अभिप्रेरणाओं को प्रबंध का अर्थ कहा। यहाँ पर अभिप्रेरणा की बात आ रही है। अगर यहाँ पर बात आती है कि निर्णय को यहाँ पर बात आती है कि निर्णय को प्रबंध का अर्थ किसने कहा, तो निर्णय को जो प्रबंध का जो अर्थ कहा किसने कहा था, वो हर्बर्ट साइमन ने कहा था। किसने, हर्बर्ट साइमन ने कहा था। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि अभिप्रेरणा को प्रबंध का अर्थ किसने कहा, तो रेंसिस लिकट ने कहा था। किसने कहा था, रेंसिस लिकट ने एक कहा था। किसका, अभिप्रेरणा का प्रबंध का। और जो अब्राहम मैस्लो है, अब्राहम मैस्लो के बारे में अभिप्रेरणा का इसने 5 आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। 5 आवश्यकताएं बताई थी। 5 आवश्यकताओं को आपको क्रम से यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अब्राहम मैस्लो की 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी है। तो अभिप्रेरणा के बहुत से सिद्धांत थे, एक्सवा सिद्धांत थे, देघटक सिद्धांत थे, जो आपके प्रत्याशा सिद्धांत है, जेड सिद्धांत है, ये अलग अलग सिद्धांत आवश्यकता सिद्धांत है। इस सिद्धांतों के जो कारक है, जो नाम है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगली बात करते हैं अभिप्रेरणा के परंपरागत सिद्धांतों में सम्मिलित सिद्धांत नहीं है। तो परंपरागत सिद्धांतों में केवल 3 सिद्धांत आते हैं। कौन कौन से आते हैं 3 सिद्धांत, एक तो भय और दंड का सिद्धांत आता है, और गाजर सड़ी का सिद्धांत आता है, और पुरस्कार सिद्धांत आता है। तो इसमें एक्स वाई सिद्धांत इसमें नहीं आता है। अभिप्रेरणा की केवल 3 ही सिद्धांत है। कौन कौन से, भय दंड का सिद्धांत, गाजर सड़ी का सिद्धांत और पुरस्कार सिद्धांत है। एक्स वाई सिद्धांत इसमें नहीं आता है। एक्स वाई सिद्धांत मैकग्रेगर का है। किसका है, मैकग्रेगर का सिद्धांत है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया। यहाँ पर मैं बेंच की चयन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर मालूम रहे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद में आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन किया गया था। तो 2015 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्षता कौन थे, इसके अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। किसने की थी, वीरप्पा मोइली ने की थी। उस समय ये कानून मंत्री थे, यानी कि मनमोहन सिंह सरकार के समय। आपके बता सकता है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था, तो उसमें मनमोहन सिंह थे। कौन थे, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसका गठन हुआ था। और साथ में वीरप्पा मोइली के अध्यक्ष थे। उस समय ये कानून मंत्री थे। क्या थे, ये कानून मंत्री थे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। ठीक है,
आगे बात करते हैं राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई। लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई, तो राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति 1973 में की गई थी। आईडी दुआ को यहाँ पर प्रथम, यानी कि आईडी दुआ थे, उनको प्रथम क्या बनाया गया था, उनको प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था, प्रथम लोकायुक्त बनाए गए थे। अब उप लोकायुक्त कौन थे राजस्थान के, प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा KPU मेनन राजस्थान के प्रथम क्या थे, उप लोकायुक्त थे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब आपको यहाँ पर राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम है उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें क्या क्या शामिल, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल उसमें शामिल नहीं है, सरपंच उसमें शामिल नहीं है, आरपीएस उसमें शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। लेकिन जो भारत का जो लोकपाल है, जो अधिनियम बना, भारत का जो लोकपाल अधिनियम है 2013, उसमें क्या किया, भारत के जो लोकपाल अधिनियम में उसमें क्या है कि उसमें पीएम भी शामिल है। किसमें, इसमें शामिल है। लेकिन जो राजस्थान का जो लोकायुक्त अधिनियम है इसमें क्या है, सीएम क्या है, शामिल नहीं है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। सरपंच भी इसमें शामिल नहीं है, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिसमें इसमें शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति के गठन के समय, राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुगाड़ा उसमें मुख्यमंत्री थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। सरकार आयोग गठन कब किया गया, अब यहाँ पर सरकार आयोग गठन कब किया गया, तो मार्च 1983 में, अक्टूबर 1983 में, जनवरी 1984 में, अप्रैल 1985 में। तो सरकार आयोग गठन किया गया मार्च 1983 में। 83 में किया गया तो आपको यहाँ पर 83 आ रहा है, तो 83 में पीछे आपको 3 दिख रहा है। 3 का मतलब है कि ये 3 सदस्य था। कौन था, 3 सदस्य था। अब यहाँ पर पूरा नाम बताते हैं, रंजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, जिस कारण इसको सरकार आयोग भी कहते हैं। रंजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, इसको सरकार आयोग बोलते हैं। अब बहुत सी बार ये आता है कि सरकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में दी थी। तो रिपोर्ट कब दी इसने, तो इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 1987 में दी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार आ चुका है कि सरकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो ये रिपोर्ट सौंपी थी 1987 में। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1951 में इसकी की गई थी। एन गोपाल स्वामी अयंगर की समिति की स्थापना। भारत में 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अंतिम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर इसकी जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष के प्रथम की बात करें तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मोरारजी देसाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद में इसके जो अध्यक्ष बने थे वो के हनुमंत्या बने थे। कौन बने थे, के हनुमंत्या बने थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग थे, इसने ही कहा था सर्वप्रथम कि भारत में एक लोकपाल बनना चाहिए। लोकपाल बनने का सुझाव भी इसने दिया था और साथ में इसने कहा था कि 1 नवंबर से क्या हो, वित्त वर्ष की शुरुआत हो, भारत में निष्पादन बजट की शुरुआत हो, भी इसने कहा था। ये बात आपको साथ में इसने कहा कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का जो सुझाव था वो भी इसने ही दिया था। साथ में इसने कहा था कि जो आईएएस है, जो आईपीएस की सेवा है, जो अखिल भारतीय अखिल सेवा है, उसमें केवल 2 ही प्रयास मिलने चाहिए। कितने प्रयास, केवल 2 ही प्रयास उसमें मिलना चाहिए। तो बहुत से सुझाव दिए थे जो आपको मेन सुझाव आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। लोकपाल बनने को किसने कहा, प्रथम सुधार आयोग ने कहा था। 1 नवंबर से आपके वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो, निष्पादन बजट हो, आपके अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो, बहुत से सुझाव इसने दिए थे जिसमें आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना किस समिति, किस अनुशंसा हुई, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि भ्रष्टाचार के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसका नाम था के सनातन समिति। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो 1964 में के सनातन समिति की स्थापना हुई तो इसने एक समिति की अनुशंसा की थी, उसका नाम था केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसकी समिति की स्थापना के सनातन समिति की आयोग की सिफारिश पे हुई थी।
केंद्र सरकार द्वारा गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठन है 2005 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष अय्यप्पा मौली थे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। देश के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के कुल कितने प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपे? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुल मिलाकर 20 प्रतिवेदन सौंपे थे। कितने? 20 प्रतिवेदन सौंपे थे, जिसमें से आपके प्रथम कौन सा था और लास्ट वाला कौन सा था, इसके बारे में बात करेंगे। आगे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। वित्त वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से करने की सिफारिश किसने की थी? तो पता है आपको, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी 1 नवंबर से। ये बात आपको बताया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 311 इसको प्रदान करता है, 310 इसको प्रदान करता है। इस कारण आपको पता होगा कि 310 और 311 यानी कि जो आपकी अनुच्छेद है 300 कौन से, 310 व 311, इनके बारे में किसने? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा था कि इन दोनों अनुच्छेदों को क्या कर दो, समाप्त करने की अनुशंसा की थी। समाप्त करने की अनुशंसा किसने की? यानी कि अनुशंसा किसने की थी? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 310 और 311 को समाप्त कर दिया जाए। संविधान के 2 अनुच्छेद है जो किसको, लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो किसने सिफारिश की थी? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 310 अनुच्छेद 311 को समाप्त कर दिया जाए। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अय्यप्पा मौली थे। ये भी आपको यहाँ पता होगा। आगे सूचना के अधिकार को पूरे भारत में कब समग्र रूप से लागू किया गया? तो सूचना के अधिकार को पूरे भारत में कब समग्र रूप से लागू किया गया? तो 2005 में इसको लागू किया गया था। 2005 में इसको लागू किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिए गए 20वें प्रतिवेदनों में से सर्वप्रथम कौन सा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया? तो 20 प्रतिवेदन थे, जिसमें प्रथम कौन सा था? तो प्रथम कौन सा था? जन अभियोग निराकरण की समस्याएं। ये पहला इसका कौन सा था? 20 प्रतिवेदन थे, 20 प्रतिवेदन जो प्रथम था कौन सा था? जन अभियोग की निराकरण की समस्याएं। और लास्ट जो 20वां अंतिम था, वो अंतिम आपके वैज्ञानिक समस्याओं से था, वैज्ञानिक विभाग से संबंधित था। 20वां था जो वैज्ञानिक अंतिम था, वैज्ञानिक विभाग से संबंधित था। अगला, ओम्बुड्समैन का उद्भव किस देश में हुआ? ओम्बुड्समैन का मतलब क्या होता है? ओम्बुड्समैन का एक तरह से जो अर्थ होता है वो एक तरह से भारत के लोकपाल के समान ही होता है। ओम्बुड्समैन का जो उद्भव हुआ वो स्वीडन देश से होता। ओम्बुड्समैन का जो हुआ तो ये स्वीडन देश से हुआ था। ये नार्डिक यूरोप का एक छोटा सा देश है। ओम्बुड्समैन का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर 1809 में, यानी कि 1809 में इसका प्रतिभाव हुआ था। कहाँ पर हुआ? स्वीडन में यहाँ पर हुआ था प्रतिभाव। तो स्वीडन में यहाँ पर ओम्बुड्समैन का प्रादुर्भाव हुआ और इसका जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष निर्धारित किया गया था कि 4 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। और इसके ही तर्ज पर वहाँ पर कहाँ पर अगर बात करें तो फ्रांस में क्या स्थापित किया गया था? तो वहाँ पर प्रशासकीय जो न्यायालय स्थापित किए गए थे। किसकी तर्ज पर? ओम्बुड्समैन की तर्ज पर। इसी तरह से अगर बात करें तो ब्रिटेन में क्या स्थापित किए गए थे? तो ब्रिटेन में वहां पर संसदीय आयुक्त की स्थापना की गई थी। संसदीय आयुक्त, यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो ओम्बुड्समैन को संसदीय आयुक्त भी कहा जाता है। यह बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। बात करते हैं भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाए गए लोकपाल को नियुक्ति किसके द्वारा की जानी थी? तो लोकपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जानी थी? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जानी थी। एक समिति होती है, उस समिति में अलग अलग जो सदस्य होते हैं उनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। अगर यहाँ पर लोकपाल की बात करें, भारत का जो प्रथम लोकपाल है वो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। कब बनाया गया था इनको? 2019 में प्रथम बार लोकपाल भारत में बना था और 8 अन्य सदस्य बनाए गए। कितने सदस्य? 8 अन्य सदस्य, यानी कि एक तो यहाँ पर अध्यक्ष होगा और 8 अन्य सदस्य होंगे। कुल मिलाकर इसमें 9 सदस्य लोकपाल होगा भारत में। और प्रथम बार 2019 में यहाँ पर बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोकपाल कितने सदस्य होगा? अब यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अधिनियम की बात नहीं कर रहे 2013 के। उसके अनुसार तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा 3 सदस्य होना चाहिए, बाकी अभी तो 9 सदस्य है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम, यहाँ पर अधिनियम की बात कर रहा हूं मैं, कहाँ पारित हुआ था? तो पारित कहाँ पर होता? उड़ीसा में पारित हुआ था। देखो अधिनियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधिनियम की बात करें तो पारित कहाँ हुआ? लेकिन लोकपाल की नियुक्ति करने वाला, लोकपाल
लोकपाल की नियुक्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो लोकपाल को नियुक्त करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र था। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य प्रथम राज्य था जहां पर इसको नियुक्ति की गई थी। लेकिन जो अधिनियम बना था वो कहां था? वो आपके उड़ीसा में बना था। साथ में बात करते हैं, उड़ीसा प्रथम राज्य है जहां पर लोकपाल को मुख्यमंत्री को भी किसके दायरे में? लोकपाल के लोकायुक्त के दायरे में लाया गया। लोकायुक्त उसकी जांच कर सकता है, लोकायुक्त मुख्यमंत्री की जांच कर सकता है। ये उड़ीसा प्रथम राज्य था जिसने वहां पर अधिनियम में प्रावधान किया था कि वहां पर मुख्यमंत्री को भी दायरे में ले लिया था। और जो प्रथम लोकपाल जो नियुक्त किया था कौन सा राज्य था? तो महाराष्ट्र राज्य था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। देश में प्रथम बार संसद में लोकपाल बिल प्रस्तुत किसने किया था? तो संसद में प्रथम बार लोकपाल बिल किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर वाई.वी. चौहान ने प्रथम बार बिल प्रस्तुत किया था। भारत में सबसे पहले लोकपाल विधेयक किस वर्ष संसद में प्रस्तुत हुआ था? तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत हुआ था वो 1968 में प्रस्तुत हुआ था। किसने प्रस्तुत किया था? वाई.वी. चौहान ने प्रस्तुत किया था। आगे बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो एच.डी. दुआ थे। ये आपको यहाँ पर पता होगा चाहिए। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? यहाँ पर क्वेश्चन आया आपके कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? तो राजस्थान में जो सूचना आयोग का गठन है वो 18 अप्रैल 2016 को किया गया। यहाँ पर आपको एक पता होगा, अरुण राय के प्रयासों से यहाँ पर राजस्थान में पहले ही सूचना आयोग का गठन किया जा चुका था, लेकिन आधिकारिक रूप से 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन किया गया। इसका एक संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसका एक संगठन था, उसके माध्यम से यहाँ पर हुआ था और इनके प्रयासों से राजस्थान में, भारत में भी एक अलग क्रांति हुई थी। निम्न से सूचना का अधिकार का दिलाने में संबंध किससे है? तो अरुण राय का संबंध है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो लगभग एक क्वेश्चन था, ये आपने यहाँ पर देख लिए होंगे। इतने क्वेश्चन थे, तो इसने क्वेश्चन हल करने के बाद में अब ये आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर देखो, इनमें से कौन सा जो भी आपके इसमें से जो भी समस्या रहे, मैंने आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन बताए पहले वाले वीडियो में भी। अब फिर भी आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या रहे, इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न विश्लेषण वाले अलग कोर्स करवा दिया, अलग अलग प्रश्न गणित क्वेश्चन अलग बता दिए, सब कुछ आपको यहाँ बता दिया। तो फिर भी अगर आपकी फिर भी किसी प्रकार कोई समस्या हो, क्योंकि ये आपका रिवीजन कोर्स है, और फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और कमेंट ना करें आपको दिक्कत हो तो आप 74 यहाँ पर मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ पर नंबर है 74 140 35 392। ये 392 यानी कि ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर भी आपको सब चीज़ें मिल जाएगी कि ये दिक्कत है। तो उन दिक्कतों को मैं भी आपको नहीं कराऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ, ताकि आपके 30 वीडियो में मैं आपके 30 वीडियो में संपूर्ण आपका रिवीजन करा सकूँ और एक बेहतर अध्ययन आपको करवा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।